जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम यूनिट सेकंड के लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं और ये है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग क्या होती है, किस तरह से बनती है, राइटिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जिस तरह आप सिलेबस देख सकते हैं, सीक्वेंसिंग हम पढ़ेंगे आज, और आपको एज यूजुअल मेरा एडवाइस रहेगा, पेन ले लीजिए और रजिस्टर ले लीजिए ताकि आप साथ साथ अपने तरीके से अपने नोट्स बना सकें। बने बनाए नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक कर लीजिए, वहां से आपको मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीक्वेंसिंग मीन्स अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि हम एक लाइन लिखेंगे, हम बहुत सारी लाइंस लिखेंगे। उन लाइंस को हम सीक्वेंस में रखेंगे ताकि कंटेंट जो है हमारा समझ में भी आ जाए सबको, और उसको हमें रिप्लाई भी मिल सके कि वो कैसा है। तो ये प्रोसेस कहलाता है सीक्वेंसिंग, यानी अलग अलग लाइंस को एक साथ मिलाकर लिखना और एक बेहतरीन कंटेंट प्रिपेयर करने का प्रोसेस सीक्वेंसिंग कहलाता है, और इसमें हमें मदद करते हैं सीक्वेंसर्स। देखिए, वो शब्द या वो फ्रेजेस जो हमें ये बता दें कि हमारा जो कंटेंट है उसकी अभी स्टार्टिंग हो रही है, एंडिंग हो रही है, या वो अभी मिडिल में चल रहा है, या फिर हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, समय के बारे में बात करना चाह रहे हैं, प्रोसेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इंटरप्शन कर रहे हैं, या हम बार बार फ्लैशबैक में जा रहे हैं, या स्पेस की बात कर रहे हैं। उन शब्दों को बोलते हैं सीक्वेंसर। सीक्वेंसर हमने यहाँ पर लिखे हैं 8 तरह के सीक्वेंसर हमने आपको बताए हैं। आने वाली स्लाइड में हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सीक्वेंसर्स देख सकते हैं। ये सीक्वेंसर्स आपको अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे बिगनिंग के लिए कौन सा सीक्वेंसर आप यूज़ कर सकते हैं, मिडिल के लिए आप कौन सा सीक्वेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड के लिए आप कौन सा सीक्वेंसर यूज़ कर रहे हैं, और इंटरप्शन के लिए आप कौन सा सीक्वेंसर यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ कुछ और सीक्वेंसर्स आप यूज़ देख सकते हैं। जैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग के लिए कौन से सीक्वेंसर्स आप यूज़ करेंगे, स्पेटियल जो सीक्वेंसिंग है उसके लिए आप कौन से सीक्वेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर प्रोसेस के लिए आप कौन से सीक्वेंसर्स यूज़ कर रहे हैं। अब सीक्वेंसर इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? ये क्लैरिटी देते हैं ऑडियंस को भी, यानी सुनने वाले को या पढ़ने वाले को भी, और बोलने या लिखने वाले को भी, दोनों को क्लियर हो जाता है हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं। कोहेरेंसी का मतलब है ये पूरे डॉक्यूमेंट को बांध कर रखते हैं, उन्हें बिखरने नहीं देते हैं। नरेशन में हेल्प, यानी कि कोई भी चीज़ एक्सप्लेन अगर आपको करनी हो या उसको नरेट करना हो, यानी कहानी के रूप में बताना हो, तब भी सीक्वेंसर्स बहुत हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सीक्वेंसर्स का बहुत बड़ा यूज़ होता है। ये ग्लू का काम करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से चिपकाने का काम करते हैं। एकेडमिक और पर्सनल राइटिंग में बिना सीक्वेंसर्स के आप लिख ही नहीं सकते। इनके बिना डॉक्यूमेंट को समझना बड़ा मुश्किल है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते समय भी सीक्वेंसर्स हमें आइडिया दे देते हैं अब क्या होने वाला है या क्या हुआ था। इसके अलावा लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के लिए भी हमें सीक्वेंसर्स का सहारा लेना पड़ता है। अगर सीक्वेंसर्स स्ट्रांग होंगे तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। अब कितने टाइप के सीक्वेंसेस होते हैं? सीक्वेंसर्स के टाइप आपने पहले पढ़ लिया, अब हम यहाँ सीक्वेंसेस के टाइप पढ़ रहे हैं, यानी कितनी तरह की सीक्वेंसेस हो सकती हैं। सबसे पहले सीक्वेंसेस है क्रोनोलॉजिकल, फिर स्टेप बाय स्टेप, स्पेटियल, पेयर्ड, टॉपिकल, पर्सपेक्टिव बेस्ड, सॉर्टेड बाय प्रॉपर्टी। ये बहुत तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हमने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए इनको एक बार एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन। अब पहली सीक्वेंस है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी जब घटना तो इम्पोर्टेंट हो लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वो किस समय पर क्या क्या हुआ, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अगर मैं आपका डेली रूटीन पूछूं तो आपने 6 बजे आप उठे, उसके बाद आप वॉशरूम गए, उसके बाद आप थोड़ी देर टहले, फिर आप नहाए धोए, फिर आपने, तो जो भी आप कर रहे हैं इसमें अगर मैं टाइम भी मेंशन करना शुरू कर दूं तो आपका जो दिनचर्या वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने कब कहाँ क्या किया। दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इम्पॉर्टेंट ये होता है, ईजी होता है अप्लाई करना इनको। किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइम को हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और इसको डेवलप करना भी ईजी होता है क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग हो जाता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एंड देन,
और उसके बाद और उसके बाद तब तब, तो बहुत ज़्यादा एंड देन लगाते हैं तो ये बड़ा अजीब सा सीक्वेंस बन जाता है, बोरिंग हो जाता है। बस इसकी यही डिसएडवांटेज है। सेकंड नंबर पर आता है स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस। ये बहुत इजी है। जैसे आपको चाय बनाने का प्रोसेस बताना है तो आप स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप जो टायर को कैसे चेंज करेंगे गाड़ी में, इसके लिए भी आप स्टेप बाय स्टेप है। यानी जब कभी भी आपको किसी का प्रोसेस बताना हो तो आप स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान होता है फॉलो करना। इसके लिए केवल प्रोसेस को लिखते समय इसका यूज़ किया जाता है और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। यानी कि आप इसको सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, सबसे बड़ा। और डिसएडवांटेज क्या रहता है, हर मेथड में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशल प्रोसेस मेथड में ही यूज़ किया जा सकता है। नंबर थर्ड पर आता है स्पेटियल सीक्वेंस। जब कभी भी हम ज्योग्राफिकल डायमेंशंस की बात करने लगते हैं किसी स्थान को डिस्क्राइब करने के लिए, तो उसे स्पेशियल सीक्वेंस कहा जाता है। यानी अगर आप किसी मंदिर को डिस्क्राइब करें या किसी होटल को डिस्क्राइब करें या रेलवे स्टेशन को डिस्क्राइब करें या फिर अपने कमरे को ही डिस्क्राइब करें कहाँ पर क्या चीज़ है, तो हमें स्पेटियल सीक्वेंस का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम लेफ्ट, राइट, इन फ्रंट ऑफ, अबव, बिलो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टू इट, टूवर्ड्स द साउथ, टूवर्ड्स द नॉर्थ, इस तरह के शब्दों का हमें प्रयोग करना है। एडवांटेजेस क्या होता है कि इसमें एक आइटम से दूसरे आइटम का रिलेशन बताया जाता है। कोई किसी आइटम के साथ लेफ्ट में है या राइट में है या उसके सामने रखा है या उसके पड़ोस में रखा है, तो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। दूसरा, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें उस जगह की मिल जाती है। आप कहीं गए नहीं है लेकिन आपका दोस्त बता रहा है हम जब वहाँ पर एंट्री किया तो लेफ्ट में ये रखा हुआ था, राइट में इस तरह था, सामने की साइड ये सब बना हुआ था, तो हम उसको विजुअलाइज कर लेते हैं। और स्टेप स्पेशल सीक्वेंस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यही होता है कि आप कहीं पर बिना जाए अगर कोई आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दे तो आप उन चीज़ों को अपने ख्यालों में बिल्कुल वैसा ही पाते हैं जैसा सामने वाला बता रहा होता है। और इसका सबसे खराब डिसएडवांटेज जो हम बताएंगे वो ये होता है, अननेसेसरी यूज़ करते हैं अगर हम स्पेटियल डायमेंशन का, तो डिस्क्रिप्शन बोरिंग हो जाता है और अनइफेक्टिव रहता है। अब है पेयर सीक्वेंस। पेयर सीक्वेंस में आप या तो डिसएडवांटेजेस बताते हैं या एडवांटेजेस बताएंगे या कॉज और इफेक्ट बताएंगे। यानी आप दो चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, एक ही कंटेंट के अंदर आप दो चीज़ों को एक साथ कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। एडवांटेज क्या होता है, नेचुरल पेयरिंग है जो इजी होती है, दो चीज़ों को कंपेयर करना सबसे आसान रहता है तो हम ये कर सकते हैं। सस्पेंस खुल जाता है। सस्पेंस खुलने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोई सस्पेंस हो। सस्पेंस का मतलब है कोई चीज़ें जो पता ना हो वो एक दूसरे जब हम कंपेयर करते हैं तो ज़्यादा आसानी से हमें समझ में आ जाती हैं। ये सिंपल सीक्वेंस होती है। और बड़ा मुश्किल होता है जब आप रियल लाइफ सिचुएशन को पेयर सीक्वेंसेस में करना चाहें तो कंपैरिजन कभी कभी गलत रूप ले लेते हैं। तो कोशिश करें रियल लाइफ सिचुएशन में आप पेयर सीक्वेंसेस का यूज़ ना करें। जैसा कि नाम से पता चल रहा है टॉपिकल सीक्वेंस, इसमें हम एक टॉपिक पर बात करते हैं और उस टॉपिक पर फिर हम उसके इंट्रोडक्शन, रीज़न, इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी लिखना चाहें वो हम लिख देते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें टॉपिक। ना तो इसमें टाइम इम्पॉर्टेंट है, ना प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, ना ही स्पेस इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। एडवांटेज ये होता है कि लगभग हर प्रेजेंटेशन को हम टॉपिक बेस ही तैयार करते हैं तो ये इजी होता है अप्लाई करना। और इसके अलावा जो ये सीक्वेंस है ये हमारे कंटेंट को एक तरीके से बांध के रखता है टॉपिक के अनुसार, तो हमारा जो कंटेंट है वो इधर उधर नहीं जाता है। डिसएडवांटेज सबसे सिंपल है इसलिए वीक माना जाता है। अगर हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं, कोई टॉपिक मिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा चर्चा उसी बात की होती है, ये तो लिखा ही नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि इसको लिखते समय हमें किसी भी टॉपिक के सारे पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। पर्सपेक्टिव बेस्ड सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ऐसा होता है कि हम किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हम सभी के दृष्टिकोण को समझ रहे हैं या उनके दृष्टिकोण के हिसाब से भी इस पर काम कर रहे हैं। यानी कि एक चीज़ को हमने लिया लिखने के लिए लेकिन हम अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण के हिसाब से उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाती है, पर्सपेक्टिव बेस्ड सीक्वेंस कहलाती है। ये परसुएसिव प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा
यूज़फुल है क्योंकि हमने सभी का ध्यान रखा है, तो हम जिससे भी बात करेंगे उसको हमारी बात में अपना ही फ़ायदा नज़र आएगा। और डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, ये रिपीटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि हम एक ही चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो हम उसी के चारों तरफ घूमते रहते हैं और इस तरह से चीज़ें कभी कभी बोरिंग भी हो जाती हैं। सॉर्टेड बाय प्रॉपर्टी का मीनिंग ये हो गया कि जो टॉपिकल सीक्वेंस हमने अभी देखा था टॉपिक वाइज, ये उसी का एक स्पेशल फॉर्म है। यानी कि हम कोई भी टॉपिक अगर ले रहे हैं और तो हम उसकी किसी एक क्वालिटी को चूज करेंगे और सारा कंटेंट उसी के बेसिस पर लिख देंगे, और इसके लिए हम ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। यानी अगर हम किसी मोबाइल के डिस्प्ले पर बात कर रहे हैं, तो डिस्प्ले का साइज सबसे छोटा ये होता है, फिर उसके बाद दूसरे साइज में ये आता है, फिर तीसरा साइज डिस्प्ले का ये हो जाता है, और लास्ट में जो सबसे बड़ा साइज होता है वो डिस्प्ले का ये है, और इसके बाद डिस्प्ले का साइज मोबाइल में नहीं मिलता है। तो हमने एक प्रॉपर्टी ली है, दैट इज डिस्प्ले, और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो दीज जो सीक्वेंसेस होती हैं इस तरह की, वो सॉर्टेड बाय प्रॉपर्टी कहलाती हैं। कंपाउंड एंड नेस्टेड सीक्वेंस, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, जब हमारा किसी एक सीक्वेंस से काम नहीं चलता तो हम दो तीन सीक्वेंसेस को मिलाकर एक कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सच काइंड ऑफ सीक्वेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड एंड नेस्टेड। यानी ना तो हम केवल क्रोनोलॉजी लिख पा रहे हैं, ना हम केवल स्पेटियल में काम हमारा चल रहा है, ना ही टॉपिकल में हमारा काम चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, तीन चार को मिलाकर एक कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड कंपाउंड एंड नेस्टेड सीक्वेंस। एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन को आसानी से प्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं अब इसको कैसे लिखें, हमारे पास दो तीन सीक्वेंसेस हैं, हम किसी भी सीक्वेंस से काम चला लेंगे। डिफिकल्ट क्या होता है, बिगनर बड़ा मुश्किल होता है कंपाउंड और नेस्टेड सीक्वेंस को लिखना, अभी यहाँ थे, अभी दूसरी सीक्वेंस पर, फिर तीसरी पर। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है बिगनर्स के लिए केवल। टिप्स फॉर एग्जामिनेशन, जब भी आप कोई क्वेश्चन और उसके बाद आंसर लिखें तो याद रखें उन्हें एक लाइन से सेपरेट करें, ताकि एग्जामिनर को क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि ये खत्म हो चुका है और दूसरे वाला शुरू हो गया है। यहाँ पर एक लाइन का आप स्पेस दें और यहाँ पर एक लाइन का आप स्पेस दें। वेरी नाइस। आप सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आप एक बार वीडियो चाहें तो फिर से सारे देख सकते हैं। नोट्स के लिए हम आपको बता चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 3, और यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट वीडियो आएगा रीडिंग स्टाइल्स पर। तो तब तक के लिए आप सेकेंड यूनिट को रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। यहाँ तक आप सेकेंड यूनिट को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। सारे वीडियोस एक सीरीज में मैंने आपको दिए हुए हैं। कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछिए। याद रखिए, आपका सीखना आपकी क्यूरियोसिटी पर निर्भर करता है। आप जितने ज़्यादा क्यूरियस होंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आती और आप ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यार चलो कोई नहीं, इसको छोड़ देते हैं, वो चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। उसको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्यूरियस रहें, भाई मैं इसे भी पूछ लूँ। और जब हम आपको कंप्लीट एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने साथियों से पूछिए, लेकिन अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और नॉलेज बैंक के लिए भी ज़रूरी है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।